मैं डॉक्टर आशानंद माखीजा, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, गवर्नमेंट शिवनाथ साइंस कॉलेज राजनांदगांव, एम.कॉम सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, कर नियोजन एवं प्रबंध की 5th यूनिट में कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स अर्थात आयकर की गणना अध्याय के अंतर्गत व्यक्ति करदाता के आयकर की गणना, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स ऑफ इंडिविजुअल के बारे में बताना चाहता हूं। मेरे द्वारा जिन प्रावधानों का उल्लेख किया जाएगा उसका संबंध कर निर्धारण वर्ष 2019-20 से होगा। कर की गणना के बारे में बताने के पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देना चाहता हूं जिसका संबंध आयकर व्यवस्था से है। मुझे लगता है कि विद्यार्थियों को कर की गणना के पूर्व ऐसी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी होना आवश्यक है। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा कि प्रत्येक वर्ष फरवरी माह के अंत में माननीय वित्त मंत्री द्वारा वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है और यही विधेयक संसद के दोनों सदनों में स्वीकृति के उपरांत वित्त अधिनियम कहलाता है। वित्त अधिनियम में प्रत्येक संबंधित कर निर्धारण वर्ष के लिए इनकम टैक्स स्लैब्स आयकर दरों का उल्लेख रहता है। अगली महत्वपूर्ण जानकारी में मैं बताना चाहूंगा कि एक करदाता की कर योग्य आय, उस पर कर की गणना करना एवं उस कर की राशि को वसूल करने की जिम्मेदारी आयकर विभाग की होती है। यह आयकर विभाग केंद्रीय सरकार का विभाग होता है जो कि प्रत्यक्ष करों के केंद्रीय बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के कंट्रोल में काम करता है। यह बोर्ड केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन होता है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के संबंध में यह भी बताना आवश्यक है कि आयकर आय या आमदनी पर लगने वाला कर है जो करदाता की वर्ष में कमाई गई टैक्सेबल इनकम पर प्रिस्क्राइब्ड रेट पर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है। करदाताओं की श्रेणियों की यदि बात की जाए तो करदाता में व्यक्ति, इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, हिंदू अविभाजित परिवार, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, व्यक्तियों के समुदाय, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ट्रस्ट इत्यादि आते हैं। एक व्यक्ति के कर के भुगतान की राशि की मात्रा उसकी आय, उसकी आयु और उसके द्वारा किए गए विनियोग इत्यादि पर निर्भर करती है। इन महत्वपूर्ण जानकारियों के बाद अगले क्रम में मैं गणन प्रक्रिया के बारे में बात करना चाहता हूं। विभिन्न करदाताओं में एक व्यक्ति करदाता की आय पर कर की गणना को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले व्यक्ति की कुल आय की गणना करना, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। दूसरा, कुल आय पर आयकर की गणना करना, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम। व्यक्ति की कुल आय और उस पर आयकर की गणना करने की प्रक्रिया को यदि क्रमबद्ध रूप से बताया जाए तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति की सकल कुल आय की गणना करना आवश्यक होता है। सकल कुल आय आयकर अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों और नियमों के अनुसार की जाती है। इसके लिए आय के प्रत्येक शीर्षक के अंतर्गत गणना की गई कर योग्य आयों का योग जो है वह सकल कुल आय अर्थात ग्रॉस टोटल इनकम कहलाता है। इस ग्रॉस टोटल इनकम के कंप्यूटेशन में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि यदि
पिछले वर्षों की कुछ हानियां या गत वर्ष से संबंधित यदि किसी हानि का समायोजन करना आयकर अधिनियम के अनुसार आवश्यक हो तो ऐसा करने के बाद ही सकल कुल आय की गणना की जाएगी। सकल कुल आय में धारा 80C अंडर सेक्शन 80C से धारा 80U अंडर सेक्शन 80U तक की कटौतियां नियमानुसार घटाने के बाद जो बची हुई राशि है उसे उस व्यक्ति की कुल आय कहते हैं। टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। गणन प्रक्रिया के तीसरे क्रम में कुल आय की गणना हो जाने के बाद ऐसी आय को 10 के गुणन में पूर्णांकित करना होता है। राउंड ऑफ टू द मल्टीपल ऑफ 10। अगले क्रम में ऐसी कर योग्य आय में दीर्घकालीन पूंजी लाभ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अल्पकालीन पूंजी लाभ जिसका संबंध धारा 111 की ए से है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, और आकस्मिक आय के अंतर्गत लॉटरी या घुड़दौड़ की यदि कोई आय है तो ऐसी राशियों को कर योग्य आय में से घटा दिया जाएगा। इसके पश्चात जो राशि प्राप्त होगी उस राशि में से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर एट द रेट ऑफ 20%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 एट द रेट ऑफ 15%, और कैजुअल इनकम जैसे कि लॉटरी, घुड़दौड़ आदि की आय पर 30% की दर से कर जोड़ दिया जाता है। इसके पश्चात आयकर की करमुक्त सीमा, जैसा कि मैंने पूर्व में उल्लेख किया है कि यह व्यक्ति की आय, आयु और विनियोग के अनुसार अलग अलग हो सकती है। आयकर की दरों में 2,50,000 रुपए, 3 लाख रुपए या 5 लाख रुपए एक व्यक्ति करदाता के लिए करमुक्त सीमा के अंतर्गत आता है। इस संबंध में यदि करदाता की कृषि आय है तो ऐसी न्यूनतम कर योग्य सीमा में कृषि आय को जोड़ दिया जाता है और उस पर सामान्य दरों से कर ज्ञात कर लिया जाता है। अगले क्रम में बिंदु क्रमांक 5 के अंतर्गत जो कर की कुल राशि है, बिंदु क्रमांक 6 में ज्ञात राशि से उसको घटा दिया जाता है और शेष जो राशि होती है वह नॉन एग्रीकल्चर इनकम अर्थात गैर कृषि आय होती है। अगले क्रम में यदि करदाता भारत का निवासी है और गत वर्ष में उसकी कर योग्य आय अर्थात टैक्सेबल इनकम 3,50,000 रुपए से अधिक नहीं है तो उसे अधिनियम की धारा 87A अंडर सेक्शन 87A के अंतर्गत जो है वह छूट प्रदान की गई है। अधिनियम के अनुसार करदाता की वास्तविक आयकर की राशि या अधिकतम 2,500 रुपए, इन दोनों में से जो कम होगा वह कटौती की राशि होगी और इसे कुल कर की राशि में से घटा दिया जाएगा। यदि व्यक्ति करदाता की कुल आय 50 लाख रुपए है तो ऐसे करदाता पर अधिभार नहीं लगाया जाएगा, किंतु यदि व्यक्ति करदाता की कुल आय
50 लाख रुपए से अधिक किंतु 1 करोड़ रुपए से कम है, ऐसी स्थिति में ऐसे करदाताओं को 10% अधिभार अर्थात सरचार्ज देना होता है। किंतु यदि करदाता की कुल आय 1 करोड़ रुपए से भी अधिक है तो ऐसी स्थिति में अधिभार की दर परिवर्तित होकर 15% होगी। कर की राशि में अधिभार की राशि जोड़ देने के बाद जो राशि प्राप्त होती है वह देय आयकर होता है। ऐसी राशि पर व्यक्ति करदाता पर 4% की दर से स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया जाता है। यदि व्यक्ति करदाता अधिभार लगने की सीमा के अंतर्गत आता है तो ऐसी स्थिति में कर की राशि में अधिभार लगाने के बाद कर तथा अधिभार दोनों राशियों के योग पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया जाता है। यदि गणना किए गए आयकर में अधिनियम की धारा 87A की छूट को घटाने के बाद और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर जोड़ने के बाद जो राशि प्राप्त होती है वह एक व्यक्ति करदाता का कुल कर दायित्व होता है। इस राशि को भी राउंड अप किया जाएगा और इस राशि में यदि प्रश्न में कुछ राशियां दी गई हैं जो करदाता ने कर के रूप में पूर्व में चुकाया है तो ऐसी राशियों को घटाकर शुद्ध देय कर की राशि प्राप्त करते हैं। इनमें पहली राशि हो सकती है उद्गम स्थान पर काटा गया कर, दूसरा अग्रिम चुकाया गया कर तथा तीसरा स्वतः कर निर्धारण के अंतर्गत चुकाया गया कर, टैक्स पेड अंडर सेल्फ असेसमेंट। जैसे कि मेरे द्वारा पूर्व में जानकारी दी गई कि प्रत्येक वर्ष के वित्त अधिनियम में आयकर दरों का उल्लेख होता है। एक व्यक्ति करदाता के लिए कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए जो आयकर की दरें दी गई हैं उस संबंध में व्यक्ति करदाताओं को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी में ऐसे व्यक्ति करदाता जिनकी 60 वर्ष से कम आयु है। इसके लिए प्रस्तावित आयकर की दरें इस प्रकार हैं। पहले 2,50,000 रुपए की वार्षिक आय कर मुक्त होती है। यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा 2,50,000 रुपए से 5 लाख रुपए के बीच वार्षिक आय अर्जित की गई हो तो ऐसी आय पर 5% की दर से कर लगाया जाएगा। यदि व्यक्ति करदाता ने 5 लाख रुपए से अधिक किंतु 10 लाख रुपए तक वार्षिक आय अर्जित की है तो ऐसी आय पर 20% की दर से कर लगाया जाएगा। यदि करदाता ने 10 लाख रुपए से अधिक किंतु 50 लाख रुपए तक वार्षिक आय कमाई है तो ऐसी आय पर 30% की दर से कर लगेगा। किंतु यदि करदाता ने 50 लाख रुपए से अधिक किंतु 1 करोड़ रुपए तक वार्षिक आय अर्जित की है तो आयकर की 30% के अलावा 10% की दर से अधिभार भी लगाया जाएगा। यदि करदाता 1 करोड़ रुपए से अधिक राशि वर्ष में कमाता है तो ऐसी स्थिति में आयकर की 30% की दर के साथ 15% अधिभार भी उसे देना होगा। व्यक्ति करदाता की दूसरी श्रेणी में
ऐसा करदाता जो 60 वर्ष से अधिक है किंतु 80 वर्ष से कम है, ऐसे करदाताओं को वरिष्ठ नागरिक कहा जाता है, सीनियर सिटीजन। इनकी आयकर की दरों के संबंध में केवल तुलनात्मक रूप से अंतर यह है कि ऐसे करदाताओं के लिए 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पूरी तरह कर मुक्त है। शेष आय के जो स्लैब बताए गए हैं वो ठीक उसी प्रकार है जैसा कि 60 वर्ष से कम आयु वर्ग वालों के व्यक्ति करदाताओं के लिए है। व्यक्ति करदाता की तीसरी श्रेणी के अंतर्गत 80 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को शामिल किया गया है। पिछली 2 करदाताओं की श्रेणियों में आयकर की दरों और 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले, जिसे आयकर अधिनियम के अंतर्गत अति वरिष्ठ नागरिक कहा है, दोनों में अंतर यह है कि उन दोनों वर्गों में कर मुक्ति की सीमा प्रथम में 2.5 लाख अर्थात 2,50,000 रुपए, दूसरी श्रेणी में 3 लाख रुपए है, किंतु अति वरिष्ठ नागरिक के लिए आयकर अधिनियम में कर मुक्ति की सीमा 5 लाख रुपए है। इसके अतिरिक्त यदि उसके द्वारा कोई आय कमाई गई है तो उस पर उन्हीं दरों से कर लगाया जाएगा जिस दर से बाकी 2 श्रेणियों में लगाया जाता है। एक अंतर यह भी है, यहाँ पर एक स्लैब जिसके अंतर्गत कमाई गई आय पर 5% की दर से कर लगाया जाता था, 80 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में और महत्वपूर्ण जानकारियां जिनका संबंध एक व्यक्ति करदाता की कर की गणना से है, बताना चाहूंगा। व्यक्तियों में करदाता की यदि बात की जाए तो इसमें महिला एवं पुरुष दोनों करदाता शामिल हैं। एक व्यक्ति द्वारा जो कमाई गई आय है अर्थात कर योग्य आय है, उस पर दीर्घकालीन पूंजी लाभ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अल्पकालीन पूंजी लाभ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिसका संबंध धारा 111A से है, लॉटरी और घुड़दौड़ आदि जैसी आयों पर विशिष्ट दर से कर की गणना की जाती है। इसके अलावा किसी करदाता की कर योग्य आय में कृषि आय तभी जोड़ी जाती है जबकि करदाता की कुल आय करमुक्त सीमा से अधिक हो और उसकी शुद्ध कृषि आय 5,000 रुपए से अधिक हो। एक काल्पनिक अंकों के माध्यम से एक व्यक्ति करदाता, जिसको मिस्टर ए का नाम दिया गया है, उसके विभिन्न शीर्षकों से आय बताई गई है। आप स्लाइड पे देख सकते हैं। सकल वेतन, व्यापार से आय, मकान संपत्ति का किराया, लाभांश से आय, दीर्घकालीन पूंजी लाभ, स्टेट बैंक में बचत खाते पर ब्याज, लॉटरी से आय, शुद्ध कृषि आय, सार्वजनिक भविष्य निधि में जमा, जीवन बीमा प्रीमियम चुकाया, स्वयं का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम चुकाया, शिक्षण शुल्क, उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज। इन आंकड़ों के आधार पर, इन आयों एवं विनियोगों के आधार पर कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए मिस्टर ए की कुल आय एवं उसके कर दायित्व की गणना करना है। अगली स्लाइड में कंप्यूटेशन यानी
कि उसकी कुल आय की गणना से संबंधित जानकारी आयकर अधिनियम के प्रावधान एवं नियमानुसार दी गई है। आप देख सकते हैं सकल वेतन 4,19,000, इसमें धारा 16 के अंतर्गत स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 रुपए की दी जाती है, घटाने के बाद 3,79,000 रुपए दिए गए हैं। मकान संपत्ति का किराया, इस किराए की राशि में जो है वो 30% की दर से वैधानिक कटौती दी जाएगी। स्टैट्यूटरी डिडक्शन, व्यापार से आए सीधे 3,70,000 रुपए दिए गए हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 80,000 रुपए। अन्य साधनों से आय के अंतर्गत 3 प्रकार की आय दी गई है। उसमें लाभांश से आय, चूंकि ये डोमेस्टिक कंपनी का लाभांश है इसीलिए यह पूरी तरह कर मुक्त होगा। क्योंकि प्रश्न से में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह विदेशी कंपनी से लाभांश है, अतः यह माना जाएगा कि यह लाभांश भारतीय कंपनी से प्राप्त लाभांश है। स्टेट बैंक के बचत खाते पर ब्याज 12,800 रुपए और आकस्मिक आय के अंतर्गत लॉटरी से आय जिसकी ग्रॉस अमाउंट दी गई है 80,000 रुपए, इन दोनों का योग कर लिया गया है 92,800 और इन सब का योग जो है वो ग्रॉस टोटल इनकम होगा 1,05,800 रुपए। इस ग्रॉस टोटल इनकम में जैसा कि प्रोसेस में बताया गया आपको कि इसमें अंडर सेक्शन 80C से अंडर सेक्शन 80U तक की डिडक्शंस जो हैं वो दी जाती हैं। क्योंकि इस प्रश्न में जो डिडक्शन एप्लीकेबल है उसमें अंडर सेक्शन 80C, अंडर सेक्शन 80D और अंडर सेक्शन 80TTA एवं अंडर सेक्शन 80E ही एप्लीकेबल है, इसलिए केवल उन्हीं का जिक्र किया गया है। अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत 3 तरह के विनियोग पर करदाता को छूट प्रदान की जाएगी। पीपीएफ में जो उसने डिपॉजिट किया है, एलआईसी प्रीमियम जो उसने पे किया है, उसके अलावा जो उसने ट्यूशन फीस पे की है, इन तीनों का योग 62,000 रुपए है। यह 62,000 रुपए की राशि धारा 80C के अंतर्गत कटौती योग्य होगी। धारा 80C के अंतर्गत कुल कटौती योग्य राशि 1,50,000 रुपए तक है, अर्थात सी के अंतर्गत किए गए विनियोगों में यदि विनियोग की राशि 1,50,000 रुपए से अधिक होती है तो करदाता को अधिकतम 1,50,000 रुपए की कटौती दी जाएगी। अंडर सेक्शन 80D हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, इस संबंध में आयकर अधिनियम में यह प्रावधान है कि यह कैश के अलावा अन्य किसी माध्यम से, चाहे चेक के द्वारा, ड्राफ्ट के द्वारा या बैंक के किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इस प्रीमियम का भुगतान होना आवश्यक है। इसकी कटौती की सीमा यदि करदाता ने स्वयं या अपने परिवार जिसमें उसके जीवन साथी और बच्चे शामिल हैं, यदि उनके स्वास्थ्य पर बीमा प्रीमियम चुकाया है तो 25,000 रुपए तक कर मुक्त है। और यदि यह वरिष्ठ या अति वरिष्ठ नागरिक करदाता है तो ऐसे करदाताओं को 50,000 रुपए तक प्रीमियम की राशि कटौती योग्य होगी। अंडर सेक्शन 80TTA यदि बचत खाते पर ब्याज की राशि 10,000 रुपए से अधिक है, जैसा कि इस कंपटीशन में बताया गया है कि उसे 12,800 रुपए की राशि बचत खाते पर प्राप्त हुई है, ऐसी स्थिति में उसे इस धारा के अंतर्गत 10,000 रुपए तक की राशि कटौती योग्य है। करदाता ने उच्च शिक्षा के लिए ऋण लिया है और उस पर जो ब्याज चुकाया है, ऐसे भुगतान की गई ब्याज की संपूर्ण राशि
अंडर सेक्शन 80E के अंतर्गत डिडक्टेबल होती है। इन कटौतियों को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वह व्यक्ति करदाता की कर योग्य या कुल आय होगी। चूंकि प्रश्न में करदाता की शुद्ध कृषि आय का उल्लेख किया गया है, अतः कर योग्य आय यानी कुल राशि की गणना के लिए उसकी कुल आय में शुद्ध कृषि आय भी जोड़ दी जाएगी। ऐसा करदाता जो 60 वर्ष से कम आयु का है, उसकी कुल राशि में, जैसा कि प्रक्रिया में मैंने आपको पूर्व में इस बात का उल्लेख किया है कि उसमें दीर्घकालीन पूंजी लाभ, लॉटरी से आय, इन दोनों राशियों को घटाने के बाद शेष राशि पर सामान्य दरों से कर की गणना की जाएगी। दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर 20% की दर से कर लगाया जाता है। लॉटरी से आय ऐसी राशियों पर 30% की दर से कर लगाया जाता है। तो जैसा कि स्लाइड में स्पष्ट है, इस पर एट द रेट ऑफ 20% 16,000 रुपये, एट द रेट ऑफ 30% 24,000 रुपये कर लगाया गया है। इन दोनों राशियों को घटाने के बाद शेष 7,85,800 रुपये की राशि पर सामान्य दरों से कर की गणना की जाएगी। चूंकि करदाता की आयु 60 वर्ष से कम है, इसलिए उसके द्वारा कमाई गई आय के प्रथम 2,50,000 रुपये पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगेगा। अगले 2,50,000 पर 5% की दर से अर्थात 12,500 रुपये कर चुकाया जाएगा। शेष 2,85,000 रुपये पर उसको एट द रेट ऑफ 20% यानी कि 20% की दर से कर का भुगतान किया जाएगा, जो राशि 57,160 है। इन दोनों राशियों का योग 69,990 69,990 होता है। पूर्व में विशिष्ट दरों से लगाए गए आयकर और सामान्य दरों से लगाए गए आयकर का योग कर लिया जाएगा और यह योग जैसा कि स्लाइड में स्पष्ट है 1,09,660 रुपये है। और जैसा कि प्रक्रिया में बताया था, इस बात को अगले क्रम में उपयोग किया जाएगा। एक करदाता की न्यूनतम कर योग्य सीमा में कृषि आय को जोड़ने के बाद जो कुल राशि प्राप्त होती है, उस पर सामान्य दरों से कर की गणना की जाएगी और ऐसी कर की राशि 1,09,960 रुपये में से घटा दी जाएगी। गणना में स्लाइड में की गई गणना में यह स्पष्ट है कि न्यूनतम कर योग्य सीमा 2,50,000 रुपये में 40,000 रुपये की कृषि आय जोड़ने के बाद कुल राशि 2,90,000 है। प्रथम 2,50,000 रुपये पर किसी भी कर का भुगतान नहीं करना होता, अर्थात ऐसी राशि कर मुक्त सीमा के अंतर्गत आती है। शेष 40,000 रुपये पर 5% की दर से कर लगाया गया है, जो कि 2,000 रुपये है। यह 2,000 रुपये की राशि 1,09,960 में घटाने के बाद जो शेष राशि है वह एक करदाता के देय कर की राशि होगी। इस देय कर की राशि में शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर एजुकेशन एंड हेल्थ सेस एट द रेट ऑफ 4% अर्थात 4% की दर से लगाया जाएगा, वह 4,306 रुपये है। इन दोनों का योग 1,11,966 रुपये होगा। और जैसा कि मैंने स्पष्ट किया है कि ऐसी राशि को राउंड ऑफ किया जाएगा और राउंड ऑफ करने के बाद वह राशि 1,11,970 रुपये होगी। आकस्मिक आय पर 30% की दर से TDS
टैक्स डिडक्शन एट सोर्स किया जाता है। अतः प्रक्रिया अनुसार यह उद्गम स्थान पर जो कर की कटौती की गई है 24,000 रुपए, वह 1,11,966 में से घटा दी जाएगी और शेष राशि करदाता द्वारा चुकाई जाने वाली आय कर की राशि होगी। उसी प्रश्न में को यदि ऐसे करदाता पर लागू किया जाए जो 60 वर्ष से अधिक किंतु 80 वर्ष से कम आयु का है, ऐसे करदाताओं को वरिष्ठ नागरिक करदाता कहते हैं। दोनों के कर की गणना में अंतर केवल इतना है कि ऐसे व्यक्तियों के लिए कर मुक्ति की सीमा 3 लाख रुपए होती है। अतः यहाँ पर 7,85,800 रुपए पर सामान्य दरों से जब कर की गणना की जाएगी तो पहले 3 लाख रुपए पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगेगा। शेष गणना की प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार 60 वर्ष से कम आयु के करदाताओं पर लागू होती है। यहाँ 60 वर्ष से अधिक किंतु 80 वर्ष से कम आयु वालों करदाताओं के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर एवं उद्गम स्थान पर कर की कटौती के बारे में बताया गया है। अंत में ऐसा व्यक्ति करदाता जिसकी आयु 80 वर्ष से अधिक है, ऐसे व्यक्ति के कर की गणना करने के लिए गणना प्रक्रिया में आयकर की जो दरें हैं उसमें सामान्य दरों के अंतर्गत ऐसे करदाता द्वारा कमाए गए 5 लाख रुपए पर किसी भी प्रकार की कर का भुगतान नहीं करना होता। शेष कर की गणना प्रक्रिया ठीक उसी तरह की है जैसा कि 60 वर्ष से कम आयु या वरिष्ठ नागरिक जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक किंतु 80 वर्ष तक है पर बताई गई है। अंतिम स्लाइड में एक उल्लेखनीय बात यह भी है कि वरिष्ठ नागरिक या अति वरिष्ठ नागरिक को धारा 80D अंडर सेक्शन 80D स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम चुकाने पर कटौती की अधिकतम सीमा 50,000 रुपए तक है। आशा है मेरे द्वारा व्यक्ति करदाता की कर की गणना के संबंध में जिन अधिनियम के प्रावधानों एवं नियमों का उल्लेख किया गया, प्रयास यह किया गया है कि एक विद्यार्थी आसानी से एक व्यक्ति करदाता की गणना हेतु क्रमबद्ध तरीके से किए जाने वाले कार्यों को आसानी से समझ सके। धन्यवाद।